हेलो साथियों, सुयान एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और अभी ये जो हमारा टॉपिक चल रहे थे फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के जो वीडियो लेक्चर की जो हमारी सीरीज है इसके अंदर, और पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन वाला जो है वो हमारा पिछले वीडियो में हम देख रहे थे। और उसमें सिर्फ एक या दो कुछ कंसेप्ट और बच जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आप देख लेना, जो मैं आज कंसेप्ट करवाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत बेनिफिट कंसेप्ट होगा। समझने का कंसेप्ट है, पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल उस पर बेस नहीं आता है। लेकिन एग्जाम में डायग्राम बना के जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है वो ये मैंने कम से कम 2 एग्जाम में देखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रेड के आपके पेपर है पिछले साल के उनमें आया हुआ है क्वेश्चन, तो उसी पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो आपके फिजिक्स जो भी आपके फ्रेंड हैं जो फिजिक्स के फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को आप मेरे वीडियो और आप वीडियो के जो लिंक है, प्ले लिस्ट का लिंक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए तो आते हैं, हम स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो कंसेप्ट समझाने वाला हूँ अभी पृष्ठ तनाव का, कल तक हमने देखा था कि जब आसंजक बल ज़्यादा है तो किस तरह का, यानी कि जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा है तो किस तरह की शेप बनती है किसी भी लिक्विड की। ठीक है, और जब ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो किस तरह की शेप बनती है। ठीक है, तो हमने 2 कर्व शेप देखी थी यहाँ पे। ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये वाली कर्व शेप बनती है, कौन सी, इस तरह की, और दूसरी जो सरफेस शेप बन रही थी वो कौन सी बन रही थी, इस तरह की। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है यानी कि ससंजक बल ज़्यादा है और इसमें आसंजक बल ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये सरफेस बनती है तो इसका मतलब आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाते हैं। कॉमन सेंस अगर मैं लगाता हूँ तो मैं इस तरफ और इस तरफ की अगर बात करूँ प्रेशर की, मान लीजिए ये P1 प्रेशर है और ये कितना है, इधर P2 प्रेशर है। ठीक है, ये कितना है, P1 और P2 प्रेशर है। तो इसमें से दोनों में से कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, तो सीधी सी बात है, जो प्रेशर ज़्यादा होगा वो इसको दबाएगा, कर्व सरफेस लाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले केस में आपका P1 ज़्यादा है, P2 क्या है, कम है। ठीक है, दूसरा केस, ये किस तरह कब बनेगा केस, ये तब बनेगा मान लीजिए ये P1 है और ये P2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अंदर की तरफ से जो लगने वाला प्रेशर है वो क्या है, आपके ज़्यादा है। एक तो ये कंसेप्ट आप दिमाग में रखिए। ठीक है, कि कर्व सरफेस अगर बन रही है हमारी, है ना, वक्रीय सतह बन रही है, तो वक्रीय सतह या वक्रीय सरफेस सतह बनने के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है कि ऊपर वाला जो प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है। तो ऊपर वाला प्रेशर ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या बन रहा है, जिसे हम दाब अधिक्य बोलते हैं ना, एक्सेस प्रेशर जो बोलते हैं वो वाली चीज़ है। तो दाब अधिक्य कौन सा हुआ, ये वाला दाब अधिक्य का मतलब इन दोनों का अगर मैं वो निकालूंगा, ठीक है, और नॉर्मली कितना आता है, ये 2T/R। ठीक है, साबुन के लिए कितना आता है, 4T/R, और नॉर्मली जो अपन अगर वायु का बुलबुला बनाते हैं तो उसके लिए कितना आता है, 2T/R आता है, जो हमने पहले देख चुके हैं फॉर्मूले में, मैंने पढ़ाया था आपको ये सब चीज़ें, है ना, बता दिया था पहले। तो ये जो सरफेस होती है इसमें कंसेप्ट क्या है कि प्रेशर कौन सा ज़्यादा होगा, जो कर्व्ड सरफेस बनवा देता है वो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस आप एक तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, इन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करूंगा मैं आगे। ठीक है, इन्हीं 2 कंसेप्ट का मैं आगे यूज़ करूंगा। तो आपको अगर ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के दिया जाता है कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा तो आप उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर मान लीजिए साबुन का बुलबुला गोल होता तब क्या हो जाता है, वही इन दोनों का जो दाब अधिक्य निकालते हैं, एक्सेस प्रेशर निकालते हैं, यानी कि क्या करेंगे, P2 - P1 करेंगे तो वो कितना आता है, 4T/R आता है, अगर इसकी रेडियस R है। और अगर मान लीजिए यही वाला केस होता है किसमें, ये नॉर्मल उसकी बात करता है, मान लीजिए ये पानी है, पानी के अंदर कोई बुलबुला बना होता तो उसका मतलब कितना होता है, P2 - P1 कितना हो जाता है, 2T/R। ये किसके लिए आता है, ये हमने दोनों फॉर्मूले निकाले थे, किसके लिए, ये साबुन के बुलबुले के लिए और ये वायु के बुलबुले के लिए। ठीक है, तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया आपका। इन कंसेप्ट का यूज करके मैं आपको एक जो आपको अब एग्जाम में पूछा जाता है और वो क्वेश्चन जो है लगभग छोड़ के आते हैं बच्चे, वो उस वाले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, है बड़ा सिंपल। ठीक है, चलिए एक बात करते हैं। तो ये मेरे पास क्या एक पात्र है जिसमें मैंने क्या कर रखा है, पानी भर रखा है ना, और इसमें क्या किया, केस नली को डुबो दिया, जिसकी रेडियस कितनी है, R रेडियस की जो है मैंने केस नली है उसको मैंने इसमें डुबो दिया। तो जैसे ही आप इसमें R रेडियस की केस नली को डुबोते हो तो क्या होना चाहिए, अगर मुझे प्रेशर फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, जो वायुमंडलीय प्रेशर होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे कितना होगा, वायुमंडलीय प्रेशर उसके बराबर होगा। तो पानी के अगर, तो एक कंसेप्ट क्या है, पानी के अगर मैं एक ही लेवल पे जाता हूँ, पानी के मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे कैसे बनेगा ये, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो सरफेस कैसी बनेगी, कुछ इस तरह की सरफेस बनेगी। पानी है तो पानी को क्या करेगा, कांच जो है उसका आसंजक बल ज्यादा, तो ऊपर की ओर कर्व सरफेस ऐसे बनेगी। तो जब ऐसे कर्व सरफेस बनेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेंगे, इस पर प्रेशर लगाएगा, कितना, पानी पे वायु की वजह से कितना प्रेशर होता है, दाब अधिक्य 2T/R।
कितना होता है 2T/R। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे प्रेशर देखो तो ये प्रेशर कितना होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए, ये पॉइंट सी मान लीजिए। ठीक है, ये पी सी और ये पी बी। तो पी ए किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि पी ए बराबर पी सी बराबर पी बी बराबर कितना होना चाहिए, पी एटीएम के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होना चाहिए। पर लेकिन हो क्या रहा है, लेकिन इस सरफेस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या वायु, इस सरफेस की वजह से, किससे, कर्व सरफेस की वजह से क्या हो रहा है, इस पी बी का जो है, ठीक है, पी बी क्या हो रहा है, पी बी जो हो रहा है वो हो रहा है पी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो, ठीक है, इसको मैं पी से डिनोट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो ना। तो क्या हो गया, इसको मैं क्या कह देता हूँ, पी कह देता हूँ, ओनली एटीएम एटीएम बार बार नहीं लिखते हैं। तो जो किसके बराबर है, ये पी के बराबर है, लेकिन ये पी के बराबर नहीं होगा, किसके बराबर होता है, P/2T/R के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, P/2T/R। क्यों, क्योंकि कर्व सरफेस है वो क्या लगा रही है, इस पे प्रेशर लगा रही है। ठीक है, अब इसको बराबर करने के लिए, ठीक है, पी बी को पी के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको इक्वल करने के लिए होना ये चाहिए ना, इसके बराबर होना चाहिए, किसके, पी के बराबर होना चाहिए, जो पी एटीएम है उसके बराबर। ठीक है, अब पी के बराबर होना चाहिए, तो पी के बराबर कब करेंगे, जब ये जो प्रेशर लगा है 2T/R, ये 2T/R प्रेशर क्या हो जाए, उसमें से माइनस हो जाए। क्या हो जाए, 2T/R जो प्रेशर है वो उसमें से क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो जैसे ही मान लीजिए ये 2T/R प्रेशर जो इस पे लग रहा है ये इतना ऊपर चढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो P नहीं आके क्या आ रहा है, P-2T/R आ रहा है। क्या आ रहा है, P-2T/R आ रहा है। अब P-2T/R आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इतना कम है प्रेशर। ठीक है, इतना कम प्रेशर है, तो इतना कम प्रेशर है तो क्या करना पड़ेगा, इसको P के बराबर करने के लिए इतना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करता है, ये पानी जो है ये ऊपर की ओर चढ़ता है। क्या करता है, ऊपर की ओर चढ़ना। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ इसको, ये करने के लिए, ठीक है, ये करने के लिए फर्क नली में, इसमें सॉरी केस नली में क्या होता है, पानी ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट करता है। अब क्या होगा, ये तो हमारा P है, ये PA है, ये PB है और ये PC है, जो किसके बराबर है, P के बराबर एटमॉस्फेरिक। अब क्या होता है, इस कर्व सरफेस की वजह से ये पानी क्या करता है, इसमें ऊपर चढ़ता है। कितनी हाइट तक चढ़ता है, ये H हाइट तक चढ़ता है। ठीक है, H हाइट तक चढ़ता है। तो ये H हाइट चढ़ने के बाद यहाँ जो प्रेशर आएगा नया, इसकी वजह से, इस कॉलम की वजह से, वो कितना आएगा, जो यह कॉलम की वजह से जो प्रेशर होगा, ठीक है, जिसे मैं P डैश कह देता हूँ, P डैश कितना होगा, ρgh के बराबर। अगर इस पानी का डेंसिटी कितनी है, रो, तो ये जो ρgh है ये किसके बराबर होता है, जब तक कि ρgh 2T/R के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही ρgh 2T/R के बराबर होगा वैसे क्या होगा, पानी चढ़ना बंद कर देगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, जैसे ही ये 2T/R के बराबर कौन होगा, ρgh हो जाएगा, तो क्या करेगा, ये पानी ऊपर चढ़ना बराबर कर देगा। अब उस केस में यहाँ P पॉइंट, इस केस में अगर मैं प्रेशर निकालता हूँ इस पॉइंट पे, तो कितना होगा, ये -2T/R और प्लस में ρgh, कितना होगा, ρgh। और ये पूरा का पूरा प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर P के बराबर। ठीक है, एक बार यहाँ लग देता हूँ मैं। अब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये जो है PB है हमारा, ये किसके बराबर होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। जैसे इसको P के बराबर रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2T/R प्लस ρgh, P से P कैंसिल आउट। ठीक है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, उस तरफ इसको ले जाएंगे, इधर लाके माइनस करेंगे, तो कुल मिला के आपके पास जो ρgh है, ρgh वो किसके बराबर होगा, 2T/R के बराबर होगा। ये मेरा कंसेप्ट है, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है नॉर्मली कि यहाँ प्रेशर कितना होगा, जब ऐसे बोलेंगे कि यहाँ प्रेशर P है तो यहाँ प्रेशर कितना होगा। ठीक है, इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ प्रेशर अगर मैं देखूँ तो कितना होगा, ये P-2T/R होगा। यहाँ प्रेशर कितना होगा, P-2T/R। अगर यहाँ प्रेशर P है तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, P-2T/R। समझ पा रहे हो, यहाँ प्रेशर कितना है, P है, तो यहाँ नीचे कितना होगा, इस वाले केस की सिंपल इसमें पूछा जा रहा है तो कितना होगा, P-2T/R। ये क्वेश्चन मैंने, आप देख लेना पुराने पेपर उठा के, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस कर्व्ड सरफेस की वजह से कितना होता है, 2T/R
क्या हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस तरफ कर्व सरफेस बन रहा है उस तरफ प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है। कितना होता है, 2T/R। ये किसके लिए, वायु बुलबुले के लिए, ठीक है। साबुन का होता है तो 4T/R हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब कितना होता है, ये इधर की तरफ से 2T/R होता है। आगे समझ में। तो ये जो कंसेप्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगा लेना। ये क्वेश्चन अगर आता है तो मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को जो है वो छोड़ के आते हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलाने में श्योरिटी रखता है। ऐसे 25 या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ जो इनका सिलेक्शन होने वाला है, वो जो मार्जिन होता है ना कि हम इतने मार्जिन से रह गए, वो मार्जिन से रखने वाले क्वेश्चन यही होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जब आपके पास फिजिक्स के 120 क्वेश्चन आते हैं, उस 120 क्वेश्चन में से क्या होगा, 50 से क्वेश्चन जो है वो तो लगभग बंदे करते हैं। 50 क्वेश्चन तो 120 में से लगभग करते हैं। उससे 20 कुछ लोग कर पाते हैं, और उससे आगे 20 जो 90 क्वेश्चन तक पहुंचते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। वो पहुंचने वालों में एक क्वेश्चन ये आपका होता है। 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वो सही हो सकता है एग्जाम में जब बैठो तो मैं भी नहीं कर पाऊँ, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो 95% लोग छोड़ के आते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा है, आप देख के इसका आंसर लगा सकते हैं, हाँ ये वाला इसका आंसर होगा। कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब ये मान लीजिए पूछ लेते हैं इससे एच कितना होगा, तो एच कितना होता है, तो आपको अगर ये इसका आर दे रखा है, टी दे रखा है, ठीक है, और आपको ये रो दे रखा है, पानी का रो नहीं देखा तो भी निकाल सकते हैं। रो कितना होता है, 10⁻³ होता है, तो उससे आप एच फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ कुछ और कंसेप्ट हो तो। हाँ, एक कंसेप्ट और ये हो सकता है, कुछ और जैसे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, या फिर जैसे न्यूमेरिकल नहीं तो उसमें कंसेप्चुअल जो चीज़ें होती है मैं आपको कुछ बता देता हूँ, और जो आपको बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। जो आपकी बीएससी की बुक है उसमें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि हमें पता होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए एक सिचुएशन है हमारे पास इस तरह की, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। पानी के ऊपर हमने क्या किया कि निडल को रखा हुआ है, तो मैं उसका सामने का पोर्शन बना रहा हूँ, है ना। ये मान लीजिए डायग्राम, ये इस तरह से मैंने मान लीजिए इस पर क्या रख दी, निडल रख दी है, सुई रख दी है ना। जब इस पर सुई रख दी है, ठीक है, इसका मास कितना है, m है, तो नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। पानी का सरफेस टेंशन ये है, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मान लीजिए इसकी l है। अब आप क्या करते हैं, इसको हम क्या चाह रहे हैं, इसको उठाना चाह रहे हैं। इस जो सुई है, इस सुई को इस पे क्या करना है, पानी से ऊपर उठाना चाह रहे हैं। तो पानी से ऊपर उठाना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये निडल पानी में डूबी हुई है आधी, सपोज कर लीजिए ना, थोड़ी सी डूबी हुई है, डूबी हुई है इसका मतलब क्या है, इसके जो दो सरफेस हैं, मुख्य सरफेस कौन से हुए, यहाँ दोनों होंगे, तो एल इस तरफ, एल इस तरफ। अगर मान लीजिए मैं इसको बनाता हूँ इस तरह से, तो क्या होगा, ये इसका सरफेस होगा, एक ये इसका सामने का पार्ट ले रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल ले रहा हूँ, तो इस तरह से mg किधर लग रहा है, नीचे की ओर, ठीक है। एक तो क्या लग रहा है, mg नीचे की ओर, दूसरा क्योंकि सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन होने की वजह से जो फोर्स लगेगा मेरा, वो किधर लगेगा, TL वो भी नीचे की ओर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक फोर्स लगाता हूँ, कितना, F उठाने के लिए, ठीक है। ये फोर्स कितना है, उठाने के लिए, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, F = कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा mg + TL + TL, तो कितना हुआ, mg + 2TL। तो ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स है इसको यहाँ से उठाने के लिए मिनिमम फोर्स, ठीक है। ये उठाने के लिए क्या हुआ, इसका मिनिमम फोर्स। इसके लिए जब आपको कोई निडल यानी कि सुई दे रखी है उस केस के लिए, ठीक है, ये समझ में आ गया पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए ये निडल नहीं होकर क्या हो, डिस्क हो, ठीक है, क्या है, सर्कुलर डिस्क। ये तो क्या थी, निडल, ये तो क्या आपके पास निडल थी। अब मान लीजिए क्या है, सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क को आपने रखा है, और सर्कुलर डिस्क वो भी कौन सी है, जो सर्कुलर डिस्क है वो एक तरह से रिंग टाइप है ना, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस R1 and R2, ठीक है। सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी, R1 और R2। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जो डिस्क है आपकी वो किस तरह की है, इस तरह की है, ये इसकी रेडियस
R1, ये इसकी रेडियस R2। इसको आपने क्या किया, पानी के ऊपर रखा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसको आपने क्या किया, पानी के ऊपर रखा है। तो जब पानी के ऊपर आपने रखा है तो इसका मतलब कहाँ कहाँ होगा, ओपन सरफेस कौन सा, ये वाला। तो एक तो कहाँ होगा सरफेस टेंशन, इस वाली रिंग पे होगा। एक सरफेस टेंशन कहाँ होगा, इस वाली रिंग पे होगा, यहाँ पे। जो इसका इनर और आउटर जो रेडियस है, उस रेडियस की जो लाइन है उस पे होगा। तो फोर्स क्या होता है, T इंटू एल। फोर्स क्या होता है, T इंटू एल। तो यहाँ अगर मैं फोर्स देखना चाहूँ तो फोर्स कितना होगा, वो सीधे सीधा फोर्स हो जाएगा मेरे पास, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, T इंटू कितना होगा, 2 पाई R1 प्लस T इंटू 2 पाई R2। तो कुल मिला के क्या हो गया, 2 पाई T R1 प्लस R2। ठीक है, ये वाला केस हो गया। इसी को अगर मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, रिंग में कन्वर्ट कर दूं, क्या हो जाएगी ये रिंग। तो रिंग होगी, इसका मतलब क्या होगा, रिंग के अंदर जो आपके पास है सिर्फ इतनी ऐसी होती है रिंग। कैसी होगी, इस तरह की होगी रिंग। ठीक है, तो रिंग के अंदर क्या हो गया, रेडियस जो हमारी R1 है वो R2 बराबर किसके हो जाएगा, R के। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जो रिंग होगी उसके अंदर ये रेडियस और ये रेडियस, मतलब रिंग के मतलब कब बनेंगे, जब इस डिस्क को हम पतला करते जाएंगे, पतला करते 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 जब R1 बराबर R2 हो जाए। ठीक है, इसी केस में रिंग कब होगा, जब R1 बराबर R2 बराबर R हो गया, तो वो क्या होगी, रिंग। तो इसमें फर्क ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना का, 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से, तो कितना का 4। तो 4 पाई TR, ये क्या होगा, इसके अंदर फोर्स हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, एक बार देख लीजिए सब चीजें आप आराम से, कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए इसके अंदर। क्लियर है सारी चीजें? ये क्या है, सारे के सारे एक्सेस फोर्स। ठीक है, ये इनको क्या कह सकते हैं अपन, ये सारे के सारे जो है वो है हमारे पास एक्सेस फोर्स। ये तो टोटल फोर्स था ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है आपके पास, एक्सेस फोर्स। यानी कि इसको उठाने के लिए, देखो नॉर्मली अगर रिंग को उठाओगे तो mg फोर्स चाहिए। मान लीजिए इसको उठाना है, डिस्क को, सॉरी, तो कितना चाहिए, mg फोर्स चाहिए। यही अगर पानी के ऊपर रखी हुई है, पानी के क्या सतह के ऊपर रखी हुई है, अब इसको आप उठाना चाहते हैं तो mg तो चाहिए। mg के साथ कौन सा चाहिए, 2 पाई T R1 प्लस R2, इतना फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सेस फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में, यहाँ एक्सेस फोर्स कौन सा है, यहाँ ये वाला एक्सेस फोर्स है। ठीक है, तो mg क्या करेंगे, इसको जोड़ते जाएंगे आप इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तो मैंने टोटल फोर्स निकाला mg यानी कि प्लस 2TL, तो 2TL क्या है, एक्सेस फोर्स। यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने निकाला ये एक्सेस फोर्स है, ये भी कितना, एक्सेस फोर्स। अब इसको उठाना है तो mg दोनों में जोड़ जाओ। ठीक है, तो इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीधे सीधे इसका आंसर पता होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई पृष्ठ तनाव की वजह से क्या हो रहा है, कि वो एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर, जैसे एक्स्ट्रा प्रेशर था, जो फोर्स है तो प्रेशर भी हो गया, तो इसी तरह से क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे फोर्स हो गया। ठीक है, चलिए तो अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, देन उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है हर बार के लिए, वो जो n उसमें बदलते हैं, मैं देख लेता हूँ इसमें कहाँ दे रखा है, वो इसमें दे रखा होगा PSC वाली में। हाँ ये रहा। ये क्या कह रहे हैं, एक कैपिटल R त्रिज्या है, चलो इसको बता देते हैं। ये क्वेश्चन है कि कैपिटल R त्रिज्या की किसी द्रव की बूंद को स्मॉल n छोटी बूंदों में विभक्त, यानी कि इस पे कर रहे हैं ना, करने के लिए आवश्यक ऊर्जा व कार्य की गणना करिए। द्रव का कार्यकारी ताप पर पृष्ठ तनाव T है। चलिए, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको समझिए चीज को। ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या था, कैपिटल R त्रिज्या की क्या थी, एक पानी की बूंद है, द्रव की बूंद है ना, उसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया, स्मॉल r की बूंदों में डिवाइड कर दिया, और वो कितनी है, n बूंदों में डिवाइड किया है। कितनी बूंदों में डिवाइड किया, n बूंदों में हमने डिवाइड किया है। अब ये कहना चाह रहा है कि पृष्ठ तनाव इसका कितना है, T है। पृष्ठ तनाव कितना है, T है। अच्छा मैंने ये सॉरी गलत लिख दिया कि कैपिटल R जो है उसकी त्रिज्या का, इसको ऐसे बना देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये हमारे पास कैपिटल R त्रिज्या की एक बूंद थी, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया छोटी छोटी बूंदों में, जिसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं कितनी है, स्मॉल r है, और ये बूंदे कितनी है, n बूंदे हैं। कितनी बूंदे हैं, n जो है वो बूंदे हैं। आगे समझ में।
अब ये कह रहा है जब इसको इसमें कन्वर्ट किया तो वर्क कितना करना पड़ा, ठीक है, या कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो कितनी हमारी लगी है वो मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए, साथ में सरफेस टेंशन दे रखा है, इसका सरफेस टेंशन कितना दे रखा है, जो आपका सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन कितना है, T है, क्योंकि ये इसका दोनों बराबर होगा, एक ही लिक्विड है इसलिए। तो अब मुझे क्या देखना है, मुझे निकालना वर्क। तो वर्क क्या होता है, जब सरफेस टेंशन आपके पास है तो मुझे क्या निकालना है, वर्क निकालना है। वर्क क्या होता है, वर्क मेरा होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ठीक है, क्या हुआ, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, यानी कि ये एरिया में कितना चेंजेस हुआ उसको सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करना है। तो अल्टीमेटली मेरे पास फिजिक्स तो यही खत्म हो गई भाई, फिजिक्स तो यही खत्म हो गई ना, ये W इक्वल टू T इंटू चेंज इन वर्क है, तो ये इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाला मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये वाला मुझे फाइंड आउट करना है। तो सरफेस टेंशन ऑलरेडी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, अगर मैं ये फाइंड आउट कर दूं इस वाले केस के लिए तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो बचता है वो कौन सा बचता है कि देखिए वॉल्यूम बराबर हमने करना है, क्योंकि देखिए यहाँ से मुझे क्या निकालना है, डेल्टा ए निकालना है। तो डेल्टा ए निकालने के लिए देखो ये हमारा फॉर्मूला जो कार्य जो हमें करना है, चेंज जो है या एनर्जी में जो चेंज होगा वो कितना होगा, T इंटू डेल्टा ए, ये हमारा फॉर्मूला है। डेल्टा ए यानी कि चेंज इन एरिया कितना हुआ वो मुझे फाइंड आउट करना है। अब चेंज इन एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें है क्या चीज़ इक्वल, क्या एरिया दोनों का इक्वल है, नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब आप छोटे छोटे वॉल्यूम बांटेंगे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, हम नॉर्मली जानते हैं। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, जो वॉल्यूम है किसी भी चीज़ का वो क्या रहेगा, इक्वल। जब उसको आप छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं या फिर छोटे भागों से बड़ा भाग बनाते हैं तो क्या चीज़ सेम रहती है, वॉल्यूम सेम रहता है ना। तो वॉल्यूम सेम रहता है, इसका मतलब क्या है कि इसका वॉल्यूम इन सब के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। तो कर दीजिए 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू n टाइम, क्योंकि n है ये, 4/3 पाई r क्यूब के बराबर होगा। सारे कैंसिल आउट करके देखोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो r इक्वल टू कितना आ गया, तो कैपिटल R इक्वल टू आ गया आपके पास r टू द पावर, ठीक है, मिल गई वैल्यू। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, अब आपके पास रेडियस आ गया तो मुझे क्या निकालना है, चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, इसका ज़्यादा है तो n 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा, n टाइम्स 4 पाई, तो 4 पाई r की वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा, r स्क्वायर अपॉन n टू द पावर 2/3 माइनस क्या कॉमन आ रहा है, 4 पाई r स्क्वायर आ गया कॉमन, ये कितना है ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 करेंगे तो कितना आएगा 1/3, तो कितना आ गया n टू द पावर 1/3 माइनस 1। तो चेंज इन एरिया कितना हुआ, ये इसमें हुआ चेंज इन एरिया। अब मुझे क्या निकालना है, वर्क निकालना है, तो आप सीधे यहाँ रख दीजिए। तो डेल्टा W इक्वल टू क्या हो गया, T इंटू 4 पाई r स्क्वायर और n टू द पावर 1/3 माइनस 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, कि चेंज इन वर्क कितना हुआ है, ठीक है। ये वेल नोन क्वेश्चन है, आपको हर किताब में मिल जाएगा, जहाँ पे भी आप सरफेस टेंशन पढ़ेंगे इस वाले क्वेश्चन को हमेशा पढ़ेंगे, और ये एग्जाम में कई बार सिंपली पूछ लिया जाता है, ठीक है। कंसेप्ट क्योंकि इसमें ये है वॉल्यूम इक्वल होता है, बस ये वाला कंसेप्ट है। देखो फिजिक्स यहाँ तक की है, बाकी मैथमेटिक्स है ना, फिजिक्स कहाँ तक की, यहाँ तक की, बाकी सब मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम देखें तो क्या हो सकता है, हाँ एक ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये आप देखिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ही द्रव के दो बुलबुले जिनकी त्रिज्या है, मतलब एक द्रव है उसके दो बुलबुले हैं जिनकी त्रिज्याएं 3 मिलीमीटर तथा 4 मिलीमीटर है ना। तो ये पहला बुलबुला, ये दूसरा बुलबुला, एक की कितनी है 3 मिलीमीटर R1, दूसरे की कितनी है R2 इक्वल टू 4 मिलीमीटर, ठीक है। ये हमारा दो बुलबुले हो गए, द्रव क्या है सेम है, तो इसका मतलब द्रव सेम होने का मतलब प्रश्न तनाव सेम हो गया, ये चीज़ आप दिमाग में रखिए ना। आपस में मिलकर एक डबल बुलबुला बनाते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, मिलके क्या करते हैं, एक बड़ा बुलबुला बना देते हैं। इसकी रेडियस कितनी हो गई, R हो गई, सपोज कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये एक बड़ा बुलबुला बना लेते हैं, ठीक है, बना लिया साहब। उसके बाद
उनके उभयनिष्ठ वक्र की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जब बना लेते हैं डबल बुलबुला तो ये आर कितना होगा, ठीक है। अब ये कैसे करें, इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं दे रखी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि जब बुलबुले की त्रिज्याएं बढ़ती है, देखो पृष्ठ तनाव तो क्या है दोनों का सेम, भाई ये सेम लिक्विड है, इसका मतलब ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी कितना है टी है, पृष्ठ तनाव तीनों का सेम रहेगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव किस पर डिपेंड करता है, पृष्ठ तनाव पड़ता है आपने कौन सा लिक्विड लिया है, ठीक है। उसके अलावा वो ताप पर निर्भर करता है और अशुद्धि पर निर्भर करता है, तो वो हमने केस अभी नहीं देखे, ठीक है, वो बात की बात है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो नॉर्मली जब आप एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिसमें दो आपके पास बुलबुले हैं, त्रिज्या इनकी दे रखी है, दोनों को मिला के एक नया बुलबुला बनता है, इसकी रेडियस कितनी है, तो इसका मतलब पृष्ठ तनाव दोनों में क्या रहेगा सेम। तो क्या चेंज हुआ, दाब आधिक्य चेंज होगा, यहाँ क्या चीज चेंज होगा, एक्सिस जो आपका प्रेशर है, एक्सिस प्रेशर जिसको हम दाब आधिक्य बोलते हैं, वो क्या होगा यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। तो दाब आधिक्य कितना हो जाएगा, ठीक है। तो दाब आधिक्य अगर मैं निकालूंगा तो मुझे निकालना है इसके अंदर, तो जो वो दाब आधिक्य होगा पी, वो कितना होगा। अच्छा, साबुन के बुलबुले दे रखा है क्या इसके अंदर, नहीं, साबुन के बुलबुले एक ही द्रव के बुलबुले जिनकी त्रिज्याएं ऐसी ऐसी है, ठीक है, ये साबुन के बुलबुले की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अपने इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्रेशर में जो चेंजेस होगा वो कितना होगा, P1 माइनस P2, दाब आधिक्य जो होगा P1 माइनस P2, तो वो कितना हो जाएगा 2T/R1 माइनस 2T/R2। ये क्या होगा मेरा, इसके लिए प्रेशर P, समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए इसके लिए P1 है, इसके लिए P2 है, तो यहाँ जो प्रेशर बनेगा, यहाँ जो बुलबुला बनेगा, उसकी रेडियस किस पे डिपेंड करेगी, इस P पे डिपेंड करेगी। यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए। ये आपका, ये कंसेप्ट आप दिमाग में रखिए। जब भी दो बुलबुलों को मिला के नया बुलबुला बनाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उनका जो प्रेशर यानी कि जो एक्सिस प्रेशर है या प्रेशर में जो चेंजेज है वो क्या होना चाहिए, इस तीसरे के, इस दूसरे के, जिसको नया बना रहे हैं उसके इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, इसके इक्वल करेंगे तो कितना होगा 2T/R1 अपॉन 2T/R2। और इसमें कितना हो जाएगा, अगर ये P की बात करें तो ये होगा 2T/R के बराबर, ठीक है। तो इसके बराबर रख दीजिए, ये किसके बराबर होगा 2T/R, तो 2T सारे कैंसिल, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। इक्वेशन बना दीजिए, तो 1/R1 इक्वल टू, ये क्या बनेगा R1 R, सॉरी नीचे जाएगा, एलसीएम क्या आएगा R1 R2, ये हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो गया, R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये कितना है 3 और 4, तो 4 इंटू 3/4 माइनस 3, तो 12 मिलीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नया बुलबुला बनेगा उसकी रेडियस कितनी आएगी, 12 मिलीमीटर आएगी। इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये कंसेप्ट जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको लगभग मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ और क्वेश्चन देख लेता हूँ जो आपके इसी तरह के हों, कंसेप्चुअल। सीधे सीधे क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा आपको। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि एक सपोज कर लीजिए कि लिक्विड है जिसके ऊपर जो है उसका फोर्स नहीं, सॉरी सरफेस टेंशन इतना है, उसकी लेंथ इतनी है, तो प्रेशर सॉरी फोर्स कितना होगा, ठीक है भाई। टी दे दिया, एल दे दिया, पूछ लिया फोर्स कितना, तो आपको पता है F इक्वल टू T इंटू एल है। तो वो सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा आपको, ठीक है। मैं जिसमें कंसेप्ट आ रहा है कि जिसमें इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें था, फिर जो निडल वाली जो चीज़ें हमने देखी वो था, डिस्क वाली चीज़ें उठाने में कितना क्या होगा, वो सारी चीज़ें देखी। ये इस तरह का क्वेश्चन कि जब दो से एक बना रहे हैं तो क्या चेंजेज आ रहा है, तो ये तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि कुछ, हाँ ये क्वेश्चन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी देखते हैं। हो गया ना, समझ में आ गया ना, ये कंसेप्ट ये है दिमाग में, बाकी सब आप कर लोगे अपने आप। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि इफ, सुनना इस क्वेश्चन को अच्छे से, चलिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग ए सोप बबल ऑफ वॉल्यूम V1, है ना। क्या कह रहा है कि जब, क्वेश्चन ये है, वर्क कितना करना है, W वर्क करना पड़ता है जब किसी बुलबुले को V वॉल्यूम देते हैं, V1 है V है V, हाँ, जब V वॉल्यूम का कोई बुलबुला बनाना, किसका, साबुन का। अब यहाँ ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पानी का बन रहा है या फिर साबुन का, साबुन का ना, हाँ सोप है, तो सोप का अगर है तो ये हो गया, ठीक है। आगे चलिए, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग ए डबल ऑफ द वॉल्यूम। अब मुझे क्या करना है कि
अगर मैं v को 2v करूं तो वर्क जो मुझे करना पड़ेगा नया, ये कितना करना पड़ेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। किसके फॉर्म में? इसी के फॉर्म में देखना है कितना वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो एक चेन समझ में आ गई। w वर्क करना पड़ता है v बनाने में, तो 2v बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए, जब भी इसके वर्क की बात कर रहे हैं, तो वर्क की बात करते हैं तो वर्क के अंदर क्या आता है? सरफेस टेंशन और दूसरा एरिया। समझ में आ रही है मेरी बात? एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास v वॉल्यूम था, ठीक है, जब आपके पास क्या था? v वॉल्यूम था, तो रेडियस कितनी थी? मतलब वॉल्यूम में आप देख लीजिए कि वॉल्यूम में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा उसका, उसमें एरिया में चेंजेस हो जाएगा, है ना। तो उसकी बात मैं करता हूँ। तो पहले v वॉल्यूम का था, तो v इक्वल टू कितना था? 4/3 पाई r1 मान लेते हैं, है ना, पाई r1, और या r ही मान ले, r और r डैश करते हैं क्योंकि इसको डब्ल्यू डैश माना ना, तो इसलिए तो r डैश मान लेते हैं, सॉरी r मान लेते हैं, पहले तो r ही मान लेते हैं इस वाले केस के लिए। ठीक है, r⁴ दूसरे वाले में क्या है? जब 2v किया तो कितना आया? 4/3 पाई, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? r⁵। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। तो यहां से क्या हो गया? इसको इक्वल करके रखेंगे तो 2 × 4 पाई r³ इक्वल टू, मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले r' निकालना है। तो r' और r में रिलेशन निकाल लेता हूं, तो ये क्या होगा? यहाँ से कैंसिल आउट। ठीक है, तो r' इक्वल टू r'³ इक्वल टू कितना आ गया? 2r³। तो कुल मिला के क्या हो गया? r' इक्वल टू 1/3, एंड ये मेरे पास फर्स्ट केस आ गया। कि अब जब आप यहां से यहां पहुंच रहे हैं तो रेडियस में कितना चेंजेस हो रहा है? इतना चेंजेस हो रहा है। ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना यहां तक? आपको किसी को भी किसी को कन्फ्यूजन नहीं है ना? मैंने क्या किया, v1 मेरा इतना है, 2v2 कितना? इतना है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, तो मुझे दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है? मुझे चेंज इन एरिया देखना है, क्योंकि वर्क डन कितना करना पड़ा उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? चेंज इन वो देखना पड़ेगा, वर्क, है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? चलिए वर्क डन निकालता हूँ। w' कितना हो जाएगा? w' होगा सरफेस टेंशन इंटू एरिया। किसका एरिया? इसका एरिया। ये जो अपन सेकंड वाला बना रहे हैं उसका एरिया। तो बना दीजिए। तो सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई, है ना, सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई r'³, 4 पाई r'³। तो आगे आ जाइए। तो t इक्वल टू 4 पाई r'³ की वैल्यू रख दीजिए, सॉरी स्क्वायर में होता है, क्यूब नहीं स्क्वायर, सॉरी। तो कितना हो जाएगा? 2⁵ और r², तो 2⁵ t, ये कितना होगा? 4 पाई r²। 4 पाई r² किसकी है वैल्यू? इस w की वैल्यू, सॉरी इस v की वैल्यू है। इस v वाले के लिए जो एरिया होगा ना उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं w देखता हूँ, है ना, इधर लिख देता हूँ। यहाँ से अगर मैं w देखता हूँ, w कितना होगा? t × 4 पाई r²। भाई इधर कितना होगा इसके लिए बनाने के लिए? w कितना होगा? t × 4 पाई r², क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है? r। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो कितना होगा? 2⁵ w, तो w', ठीक है, तो w' अपॉन w इक्वल टू कितना हुआ? 2⁵। ये मेरा सॉल्यूशन हुआ। कोई प्रॉब्लम? देखिए बड़ा सिंपल सा है। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस पे जाना है? एरिया पर जाना है, क्योंकि यहाँ जो वर्क डन होगा सरफेस टेंशन की वजह से वो कितना होगा? सरफेस टेंशन इंटू एरिया। जो आप एरिया, सरफेस एरिया, कौन सा एरिया? जो सरफेस एरिया है उसकी मुझे बात करनी है। ठीक है, आगे समझ में? चलिए, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वही आपको मिल रहे हैं मैक्सिमम। और कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या जो कराने लायक हो? ये मैंने आपके सब ले लिए हैं। ये रेडियस वाला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, लगभग जो है सारे क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गए हैं। ठीक है, आज के वीडियो में मैंने अभी कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं आपको, और ना ही कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो आपको दिमाग में रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो समझने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक बार अगर आप इन क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद कोई बड़ी चीज नहीं है, पहली चीज। दूसरा,
बुलबुले वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, दाब अधिक के जो है यानी कि P1 माइनस P2 उसको नए वाले P के बराबर करना है, क्योंकि दाब अधिक के, क्योंकि देखो जब तक वो दाब अधिक के जो दोनों में डिफरेंस है, दोनों का प्रेशर डिफरेंस वो इक्वल नहीं होगा तब तक वो बुलबुला बनता ही जाएगा, है ना। इसलिए उस पिछले वाले क्वेश्चन में वो चीज़ ध्यान रखनी है। उससे आगे वाले में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो चीज़ें हैं। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, उस आज जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े, आज मैक्सिमम चीज़ें जो है हमने क्या पढ़े, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो वाले क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हल्के में ना लें। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस, अभी जो पीछे पढ़ा है वो क्या पढ़ा, थ्योरेटिकल पढ़ा है, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने के आपके पूरे चांसेस रहते हैं। सरफेस टेंशन का क्वेश्चन आपके इस यूनिट में से बर्नौली पे कई बार बन जाता है, कई बार नहीं बनता, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आइलर इक्वेशन वगैरह उसको कई बार बनता है, कई बार नहीं बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन है सरफेस टेंशन का क्वेश्चन आपके 101% बनेगा ही बनेगा, इसका आप पूरी तरह से ध्यान दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो है हमारा थ्योरेटिकल, वो भी एक फॉर्मूले वगैरह ही रहेंगे, ठीक है। तो उन फॉर्मूले वगैरह वाला जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा है, वो भी हमारे जैसे उसके अंदर हम अपरूपण वगैरह जो पढ़ते हैं ना, अपरूपण गुणांक वगैरह जो है, हुक्स लॉ वगैरह, वो सारी जो है प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिसिटी वाला जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इलास्टिसिटी वाला जो कंसेप्ट है उसको करीब 2 वीडियो में चलता दूँ, उससे ज़्यादा उस पर वीडियो बनाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। उस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नॉर्मली नहीं बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।